अध्याय 17। दो चेहरों वाला आदमी। वह क्विरिल था। आप? हैरी की सांस रुक गई। क्विरिल मुस्कुराया। उसका चेहरा अब बिल्कुल भी नहीं फड़क रहा था। हाँ, मैं, उसने शांति से कहा। पॉटर, मैं सोच रहा था कि क्या मेरी तुमसे यहाँ मुलाकात होगी, परंतु मैंने सोचा था स्नेप। सेवरस, क्विरिल हंसा, और ये उसकी आमतौर पर कांपती हुई हंसी नहीं थी, बल्कि ठंडी और पैनी हंसी थी। हाँ, सेवरस उस तरह का दिखता है ना? किसी बड़े चमगादड़ की तरह। वह चारों तरफ मंडराता रहा, और ये मेरे लिए बहुत अच्छा रहा। उसके सामने कौन बे बे बेचारे हकलाते प्रोफेसर क्विरिल पर शक कर सकता था? हैरी को ये बात हजम नहीं हुई। ये सच नहीं हो सकता था। बिल्कुल नहीं हो सकता था। परंतु स्नेप ने मुझे मारने की कोशिश की थी। नहीं नहीं नहीं, तुम्हें मारने की कोशिश मैंने की थी। जब तुम्हारी दोस्त मिस ग्रेंजर क्विडिच मैच में स्नेप के कपड़ों पर आग लगाने के लिए तेजी से जा रही थी, तो संयोगवश मुझसे टकराकर उसने मुझे गिरा दिया था। उसने तुम्हारे साथ मेरे आंखों के संपर्क को तोड़ दिया। कुछ और सेकंड मिल जाते तो मैं तुम्हें उस झाड़ू से नीचे गिरा देता। अगर स्नेप तुम्हें बचाने के लिए श्राप विरोधी मंत्र नहीं पढ़ रहा होता, तो मैंने इससे पहले ही तुम्हें नीचे गिरा दिया होता। स्नेप मुझे बचाने की कोशिश कर रहा था? और नहीं तो क्या, क्विरिल ने ठंडे लहजे में कहा। तुम्हें क्या लगता है वह तुम्हारे अगले मैच में रेफरी क्यों बनना चाहता था? दरअसल वह ये पक्का कर लेना चाहता था कि मैं दोबारा ऐसा ना करूं। अजीब बात है, सचमुच इतना कष्ट उठाने की कोई जरूरत ही नहीं थी। जब डंबलडोर देख रहे थे तो मैं उसे कुछ नहीं कर सकता था। बाकी सभी टीचर सोच रहे थे कि स्नेप गरुड़ द्वार को जीतने से रोकने की कोशिश कर रहा था। उसने खुद को सबके बीच बुरा बना लिया, और कितना समय बर्बाद हुआ, जबकि इस सब के बाद मैं आज रात तुम्हें मारने जा रहा हूँ। क्विरिल ने अपनी उंगलियां चटकाई, हवा में से कुछ रस्सियां निकाली, और हैरी के पूरे शरीर पर कसकर बंध गईं। तुम हर चीज में इतनी टांग फंसाते हो पॉटर, कि तुम्हें जिंदा नहीं रहना चाहिए। हेलोवीन के दिन तुम स्कूल में चारों तरफ मंडराते रहे। मुझे लगा जैसे तुमने मुझे देख लिया था, जब मैं ये देखने गया था कि पत्थर की रखवाली कौन कर रहा था। दैत्य को तुमने अंदर घुसाया था? बिल्कुल, दैत्यों के मामले में मुझे विशेष प्रतिभा है। तुमने उस दैत्य को तो निश्चित रूप से देखा ही होगा, जिसका मैंने पिछले कमरे में बुरा हाल किया है। सब लोग दैत्य की खोज में चारों तरफ भाग रहे थे, परंतु दुर्भाग्य से स्नेप, जिसे पहले से ही मुझ पर शक था, सीधा तीसरी मंजिल पर गया ताकि मुझे वहां से पकड़ लाए। और न सिर्फ मेरा दैत्य तुम्हें मारने में असफल रहा, बल्कि 3 सिर वाला कुत्ता भी स्नेप के पैर को ठीक से नहीं काट पाया। अब चुपचाप इंतजार करो पॉटर, मुझे इस दिलचस्प दर्पण की जांच करना है। तब जाकर हैरी को एहसास हुआ कि क्विरिल के पीछे क्या था। ये शाहीबाग का दर्पण था। ये दर्पण पत्थर हासिल करने की कुंजी है, क्विरिल बुदबुदाया, और उसने चारों तरफ रास्ते की तलाश में उसे ठोका। विश्वास था कि डम्बलडोर जरूर इसी तरह की कोई चीज करेगा, परंतु वह इस समय लंदन में है। जब तक वह वापस लौटेगा तब तक मैं बहुत दूर चला जाऊंगा। हैरी सिर्फ इतना चाहता था कि क्विरिल को लगातार बोलने पर मजबूर किया जाए, ताकि वह दर्पण पर अपना पूरा ध्यान न लगा सके। मैंने आपको और स्नेप को जंगल में देखा था, वह एकदम से बोल पड़ा। हाँ, क्विरिल ने अलसाए अंदाज में कहा, और वह दर्पण के पीछे के हिस्से को देखने के लिए चला गया। वह उस वक्त मेरे पीछे लग चुका था, और ये जानने की कोशिश कर रहा था कि मैं कहाँ पहुंच गया हूँ। उसे शुरू से ही मुझ पर शक था। उसने मुझे डराने धमकाने की भी कोशिश की, जैसे वह ऐसा कर सकता हो, जबकि लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट मेरे साथ थे। क्विरिल दर्पण के पीछे से सामने आया और भूखी निगाहों से उसमें घूरा। मुझे पत्थर दिख रहा है, मैं इसे अपने मालिक को भेंट कर रहा हूँ, परंतु पत्थर है कहाँ? हैरी ने अपने को बांधने वाली रस्सियों से संघर्ष किया, परंतु वे जरा भी ढीली नहीं हुई। उसे क्विरिल को रोकना ही था, ताकि वह दर्पण पर अपना पूरा ध्यान ना लगा पाए। परंतु ऐसा लगता था जैसे स्नेप हमेशा मुझसे बहुत नफरत करता था। अरे हाँ, वह करता है, क्विरिल ने लापरवाही से कहा। भगवान की कसम, हाँ, क्या तुम नहीं जानते कि वह हॉगवर्ट्स में तुम्हारे डैडी के साथ था? वे दोनों एक दूसरे से नफरत करते थे, परंतु वह तुम्हारी मौत नहीं चाहता था। लेकिन मैंने आपको कुछ दिन पहले सबकते सुना था। मुझे लगा जैसे स्नेप आपको डरा रहा था। पहली बार क्विरिल के चेहरे पर डर की झलक दिखी। उसने कहा, कई बार मुझे अपने मालिक के आदेशों का पालन करने में मुश्किल आती है। वे एक महान जादूगर है, और मैं कमजोर हूँ। आपका मतलब है कि वे क्लासरूम में आपके साथ थे? हैरी ने आश्चर्य से पूछा। वे हर जगह मेरे साथ रहते हैं, क्विरिल ने शांति से कहा। मैं उनसे तब मिला था जब मैं दुनिया के चारों तरफ घूम रहा था। तब मैं एक मूर्ख युवक था, और मेरे मन में अच्छाई और बुराई के बारे में मूर्खतापूर्ण विचार भरे हुए थे। लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट ने मुझे बताया कि मैं कितना गलत था। अच्छाई और बुराई कुछ नहीं होती, सिर्फ ताकत होती है।
जो उन कमजोर लोगों के पास नहीं होती जो इसे हासिल नहीं कर पाते। तब से मैंने वफादारी से उनकी सेवा की है। हालांकि मैंने कई बार उन्हें निराश भी किया है। उन्हें मुझ पर बहुत सख्ती करनी पड़ी। क्विरल अचानक कांप उठा। वे गलतियों को आसानी से माफ नहीं करते। जब मैं ग्रीन गॉड से पत्थर नहीं चुरा पाया तो वे बहुत नाराज हुए। उन्होंने मुझे सजा दी। फैसला किया कि उन्हें मुझ पर नजदीक से नजर रखनी होगी। क्विरल की आवाज दूर होती जा रही थी। हैरी को छूमंतर गली की अपनी यात्रा याद आई। वह इतना मूर्ख कैसे हो सकता था। उसने क्विरल को वहां उसी दिन देखा था। उसने रिश्ती कढ़ाई में उससे हाथ भी मिलाया था। क्विरल धीमे धीमे बुदबुदा रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्या पत्थर दर्पण के अंदर है? क्या मुझे इसे तोड़ना पड़ेगा? हैरी का दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। उसने सोचा, इस पल में दुनिया में किसी भी चीज से अधिक ये चाहता हूँ कि मैं क्विरल से पहले पत्थर तक पहुंच जाऊं। यानी अगर मैं दर्पण में देखूंगा तो मैं अपने आप को इसे हासिल करते देखूंगा, जिसका मतलब है कि मैं देख लूंगा कि ये कहाँ छुपा है। परंतु मैं इसे किस तरह देखूं ताकि क्विरल को मेरे इरादों का पता न चल पाए। उसने बाईं तरफ खिसकने की कोशिश की ताकि क्विरल की नजरों में आए बिना दर्पण के सामने पहुंच जाए, परंतु उसके घुटनों के चारों तरफ रस्सियां बहुत सख्ती से बंधी थी। वह फिसला और गिर पड़ा। क्विरल ने उसे अनदेखा कर दिया। वह अब भी अपने आप से बात कर रहा था। ये दर्पण क्या करता है? ये कैसे काम करता है? मेरी मदद करो मालिक। और हैरी के होश उड़ गए जब एक आवाज ने जवाब दिया। वो आवाज क्विरल के अंदर से आ रही थी। बच्चे का इस्तेमाल करो, बच्चे का इस्तेमाल करो। क्विरल हैरी की तरफ मुड़ा। हाँ पॉटर, यहाँ आओ। उसने एक बार ताली बजाई और हैरी को बांधने वाली रस्सियां खुल गईं। हैरी धीमे धीमे उठकर अपने पैरों पर खड़ा हो गया। यहाँ आओ, क्विरल ने दोहराया। दर्पण में देखो और मुझे बताओ कि तुमने क्या देखा। हैरी उसकी तरफ बढ़ा। मुझे झूठ बोलना होगा, उसने हताशा से सोचा। मैं जो भी देखूंगा उसके बारे में झूठ बोलना होगा, बस इतना ही। क्विरल उनके पीछे बिल्कुल पास खड़ा हो गया। हैरी को अजीब सी बदबू आई जो क्विरल की पगड़ी में से आ रही थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, दर्पण के सामने आया और अपनी आंखें दोबारा खोल ली। उसने अपना प्रतिबिंब देखा जो पहले तो पीला और डरा हुआ दिखा, परंतु एक क्षण बाद प्रतिबिंब उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया। प्रतिबिंब ने अपनी जेब में हाथ डाला और खून जैसा लाल रंग का एक पत्थर बाहर निकाला। प्रतिबिंब ने आंख मारी और पत्थर को वापस अपनी जेब में रख लिया। और जब उसने ऐसा किया तो हैरी को महसूस हुआ कि उसकी असली जेब में भी कोई भारी चीज आ गई है। न जाने कैसे अविश्वसनीय रूप से उसे पत्थर मिल गया था। तो क्विरल ने बेचैन होकर पूछा, तुमने क्या देखा? हैरी ने हिम्मत जुटाई। मैं देख रहा हूँ कि मैं डंबलडोर से हाथ मिला रहा हूँ, उसने गप्प छोड़ी। मैंने मैंने गरुड़द्वार के लिए हाउस कप जीत लिया है। क्विरल ने एक बार फिर गाली दी। रास्ते से हट जाओ, उसने कहा। जब हैरी किनारे हटा तो उसने पारस पत्थर को अपने पैर से टकराते हुए महसूस किया। क्या उसे यहाँ से भागने की हिम्मत करनी चाहिए? परंतु अभी वह 5 कदम दूर भी नहीं गया था कि एक ऊंची आवाज आई। हालांकि क्विरल अपने होठ नहीं हिला रहा था। वह झूठ बोल रहा है, वह झूठ बोल रहा है। पॉटर, वापस यहाँ पर आओ, क्विरल चिल्लाया। मुझे सच सच बताओ, तुमने अभी अभी क्या देखा? ऊंची आवाज एक बार फिर आई। मुझे उससे बात करने दो, आमने सामने। मालिक, आप में अभी इतनी ताकत नहीं है। मेरे पास इसके लिए काफी ताकत है। हैरी ने महसूस किया जैसे शैतानी फंदे ने उसे उसी जगह पर जकड़ लिया था। वह एक भी मांसपेशी नहीं हिला सकता था। वह किसी मूर्ति की तरह देखता रहा जब क्विरल अपने हाथ ऊंचे कर कर अपनी पगड़ी खोलने लगा। क्या हो रहा था? पगड़ी खुलकर जमीन पर गिर गई। इसके बिना क्विरल का सिर बहुत छोटा दिख रहा था। फिर क्विरल अपनी जगह पर धीमे से घूम गया। हैरी की चीख निकल जाती, परंतु आवाज ने उसका साथ छोड़ दिया। जहाँ क्विरल के सिर का पीछे का हिस्सा होना चाहिए था, वहां पर एक चेहरा था। हैरी द्वारा देखा गया आज तक का सबसे भयानक चेहरा। उसका चेहरा चौक की तरह सफेद था। उसकी घूरती हुई लाल आंखें थीं और नथुनों की जगह पर छेद थे जैसे सांप के होते हैं। हैरी पॉटर, वह फुसफुसाया। हैरी ने पीछे की तरफ हटने की कोशिश की, परंतु उसके पैर हिलने को तैयार नहीं थे। देखो, मैं क्या से क्या बन गया हूँ, शैतानी चेहरे ने कहा। सिर्फ छाया और धुआं। मुझे आकार तभी मिलता है जब मैं किसी और के शरीर में रहता हूँ, परंतु मुझे ऐसे लोग हमेशा मिल जाते हैं जो मुझे अपने दिल और दिमाग में जगह देने के इच्छुक रहते हैं।
पिछले कुछ सप्ताहों में मुझे यूनिकॉर्न के खून से ताकत मिली। तुमने जंगल में वफादार क्विरिल को मेरे लिए ये खून पीते देखा था, और एक बार फिर जब मैं आयु बढ़ाने वाला अमृत पी लूंगा तो मैं अपना खुद का शरीर बना सकता हूँ। अब तुम मुझे अपनी जेब में रखा वह पत्थर निकाल कर क्यों नहीं दे देते? तो वह जानता था। हैरी के पैरों में अचानक एक बार फिर जान आ गई। वह पीछे की तरफ लड़खड़ाया। बेवकूफ़ी मत करो, शैतानी चेहरे ने तमतमाते हुए कहा। बेहतर होगा कि अपनी जान बचा लो और मेरे दल में शामिल हो जाओ, वरना तुम्हारा अंत भी वही होगा जो तुम्हारे माता पिता का हुआ था। ये लोग मुझसे दया की भीख मांगते हुए मरे थे। झूठे कहीं के! हैरी अचानक चीखा। क्विरल उसकी तरफ पीट करके उल्टा चल रहा था ताकि वोल्डेमॉर्ट हैरी को लगातार देख सके। शैतानी चेहरा अब मुस्कुरा रहा था। कितना दिल को छूने वाला दृश्य है, उसने फुफकारते हुए कहा। मैं हमेशा बहादुरी की कद्र करता हूँ। हाँ लड़के, तुम्हारे माता पिता बहादुर थे। मैंने पहले तुम्हारे पिता को मारा और वे बहादुरी से लड़े, परंतु तुम्हारी माँ फालतू में ही मरी। वे तुम्हारी रक्षा करने की कोशिश कर रही थी। अब पत्थर मुझे दे दो ताकि तुम्हारी माँ की मौत बेकार न जाए। कभी नहीं! हैरी लपटों से भरे दरवाजे की तरफ लपका, परंतु वोल्डेमॉर्ट चीखा। उसे पकड़ो! और अगले पल हैरी ने महसूस किया कि क्विरल अपने हाथ से उसकी कलाई पकड़ रहा है। तत्काल हैरी के निशान में सुई चुभने जैसा पैना दर्द होने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे उसका सिर दो टुकड़ों में फटने वाला है। वह चीखा और अपनी पूरी ताकत लगाकर जूझता रहा, और उसे तब आश्चर्य हुआ जब क्विरल ने उसे छोड़ दिया। उसके सिर का दर्द कम हो गया। उसने चारों तरफ तेजी से नजरें घुमा कर देखा कि क्विरल कहाँ गया, और उसने देखा कि यह दर्द में सिकुड़ा हुआ बैठा था, अपनी उंगलियों को देख रहा था। उसकी आंखों के सामने उसकी उंगलियों में फफोले पड़ रहे थे। उसे पकड़ो! उसे पकड़ो! वोल्डेमॉर्ट दोबारा चीखा और क्विरल ने छलांग लगा दी। उसने हैरी को गिरा दिया और उसके ऊपर चढ़ गया तथा अपने दोनों हाथ हैरी के गले पर रख दिए। हैरी का निशान उसे दर्द के मारे अंधा बनाए दे रहा था, परंतु वह देख सकता था कि क्विरल भी दर्द के मारे चीख रहा था। मालिक, मैं उसे पकड़े नहीं रख सकता। मेरे हाथ, मेरे हाथ! और हालांकि क्विरल हैरी को अपने घुटनों से पकड़कर जमीन पर टिकाए हुए था, परंतु उसने हैरी की गर्दन छोड़ दी और आश्चर्यचकित होकर अपनी हथेलियों को घूरा। हैरी देख सकता था कि उसके हाथ जले हुए, लाल और चमकदार दिख रहे थे। तो फिर उसे मार डालो मूर्ख, और किस्सा खत्म करो! वोल्डेमॉर्ट चीखा। क्विरल ने मारने वाला श्राप देने के लिए अपना हाथ उठाया, परंतु हैरी सहज बुद्धि से ऊपर उठा और उसने क्विरल का चेहरा पकड़ लिया। आह! क्विरल ऊपर से नीचे गिर गया। उसके चेहरे पर भी फफोले उठ रहे थे, और तब हैरी ये समझ गया। क्विरल उसकी खुली चमड़ी के स्पर्श को सहन नहीं कर सकता था, क्योंकि इससे उसे भयानक दर्द होता था। क्विरल को पकड़े रखना ही उसके लिए बचने का इकलौता रास्ता था। क्विरल को इतने दर्द में रखना जरूरी था ताकि वह उसे श्राप ना दे पाए। हैरी उछलकर खड़ा हुआ। उसने क्विरल का हाथ पकड़ा और जितनी कसकर पकड़ सकता था पकड़े रहा। क्विरल चीखा और उसने हैरी को धकेलने की पूरी कोशिश की। हैरी के सिर का दर्द बढ़ता जा रहा था। उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वह सिर्फ क्विरल की भयानक चीखें और वोल्डेमॉर्ट की चिल्लाहट, उसे मार डालो! उसे मार डालो! सुन सकता था, परंतु अब उसे कई और तेज आवाजें भी सुनाई दे रही थी जो शायद उसके दिमाग में थी। हैरी, हैरी! उसने महसूस किया कि क्विरल की बांह किसी ने उसकी पकड़ से छुड़ा ली, और वह समझ गया कि अब वह हार चुका है। वह अंधेरे में डूब गया। नीचे, नीचे, नीचे। उसके ऊपर कोई सुनहरी चीज चमक रही थी। सुनहरी गेंद। उसने उसे पकड़ने की कोशिश की, परंतु उसके हाथ बहुत भारी हो रहे थे। उसने पलकें झपकाई। ये सुनहरी गेंद नहीं थी, ये तो चश्मा था। कितनी अजीब बात थी। उसने दोबारा पलकें झपकाई। एल्बस डम्बलडोर का मुस्कुराता चेहरा उसकी आंखों के सामने तैरता हुआ आया। गुड आफ्टरनून हैरी, डम्बलडोर ने कहा। हैरी ने उनकी तरफ घूरा और फिर उसे याद आया। सर, पत्थर! वह क्विरल था। उसे पत्थर मिल गया है। सर, जल्दी! शांत हो जाओ बेटे, तुम समय से थोड़ा पीछे चल रहे हो, डम्बलडोर ने कहा। क्विरल के पास पत्थर नहीं है। फिर किसके पास है? सर, मैं... हैरी, मेहरबानी करके शांत रहो, वरना मैडम प्रॉम्प्टली मुझे धक्के देकर बाहर निकाल देंगी। हैरी ने थूक निकला।
और अपने चारों तरफ देखा। उसने महसूस किया कि वह शायद हॉस्पिटल में था। वह बिस्तर पर लेटा हुआ था, जिस पर लिनन की सफेद चादरें थीं, और उसके पास वाली टेबल पर इतनी सारी मिठाइयाँ रखी थीं, जैसे मिठाई की आधी दुकान ही वहां चली आई हो। तुम्हारे दोस्तों और प्रशंसकों की भेंट, डंबलडोर ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हारे और प्रोफेसर क्विरेल के बीच तहखाने में जो हुआ वह पूरी तरह से गोपनीय है, इसलिए जाहिर है पूरा स्कूल उस बात को जानता है। मुझे विश्वास है कि तुम्हारे दोस्त फ्रेड और जॉर्ज वीसली ने तुम्हारे लिए टॉयलेट सीट भिजवाई थी। इसमें कोई शक नहीं कि उन्हें लग रहा था कि इससे तुम्हें आनंद आएगा, पर मैडम प्रॉम्प्टली के विचार से वह शायद स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं थी, और इसलिए उन्होंने उसे जब्त कर लिया। मैं कब से यहाँ पर हूँ? 3 दिन से। मिस्टर रोनाल्ड वीजली और मिस ग्रेंजर दोनों बहुत चिंतित थे। तुम्हारे होश में आने से उन्हें बहुत राहत मिलेगी। परंतु सर, पत्थर। मुझे लगता है कि तुम्हें ज्यादा परेशान नहीं किया जाना चाहिए। बहुत अच्छा। पत्थर। प्रोफेसर क्विरेल उससे तुमसे छीनने में कामयाब नहीं हुआ। मैं समय रहते उसे रोकने के लिए आ गया था। हालांकि मुझे ये कहना होगा कि तुम अपने दम पर भी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे। आप वहां आ गए थे कि आपको हरमाइनी का उल्लू मिला था? हम आधे रास्ते में एक दूसरे के पार हुए होंगे। जैसे ही मैं लंदन पहुंचा, मुझे ये समझ में आ गया कि मुझे जहां होना चाहिए था वह जगह वही थी जहां से मैं अभी अभी आया था। मैं समय रहते आ गया ताकि कोयरल को तुम पर से खींच लूं। तो वह आप थे? मैं डर रहा था कि कहीं मुझे ज्यादा देर ना हो गई हो। आपको लगभग देर हो गई थी। मैं उसे पत्थर से ज्यादा देर तक दूर नहीं रख सकता था। पत्थर से नहीं बेटे, अपने आप से। इस कोशिश में तुमने अपनी जान लगभग गंवा ही दी थी। वहां पर एक भयानक पल में तो मुझे यही लगा कि इस कोशिश में तुम्हारी जान चली गई है। जहां तक पत्थर का सवाल है, उसे नष्ट कर दिया गया है। नष्ट कर दिया? हैरी ने सूनी आंखों से देखते हुए कहा। परंतु आपके दोस्त निकोलस फ्लेमेल। अच्छा, तो तुम निकोलस फ्लेमेल के बारे में भी जानते हो? डंबलडोर ने कहा, जिनकी आवाज में खुशी झलक रही थी। तुमने काम को बिल्कुल सही तरीके से किया, है ना? तो निकोलस और मैंने छोटी सी चर्चा की और हम सहमत हो गए कि यही सबसे अच्छा रहेगा। परंतु इसका मतलब है कि वे और उनकी पत्नी अब मर जाएंगे, है ना? उनके शरीर में इतना अमृत मौजूद है कि वे अपने मामलों को ठीक ठाक कर लेंगे, और फिर हाँ, वे मर जाएंगे। डंबलडोर हैरी के चेहरे पर आश्चर्य का भाव देखकर मुस्कुराए। मुझे विश्वास है कि तुम्हारी उम्र में ये अविश्वसनीय लगता है, परंतु निकोलस और पैरानील के लिए ये सचमुच एक बहुत बहुत लंबे दिन के बाद बिस्तर पर जाने की तरह है। आखिरकार एक अच्छी तरह संतुलित मस्तिष्क वाले आदमी के लिए मौत अगला महान रोमांचक अभियान होती है। तुम जानते हो, पत्थर सचमुच इतनी अद्भुत चीज नहीं है। चाहे धन और जीवन की चाह इंसान में कितनी ही क्यों ना हो, वे दो चीजें जो ज्यादातर लोग बाकी सारी चीजों से अधिक चाहते हैं। समस्या ये है कि इंसानों में ठीक वही चीज चुनने की आदत होती है जो उनके लिए सबसे बुरी होती है। हैरी वहां पड़ा रहा और उसे शब्द नहीं मिल रहे थे। डंबलडोर थोड़ा गुनगुनाए और फिर छत की तरफ देखकर मुस्कुराए। सर, हैरी ने कहा, मैं सोच रहा हूँ, सर, चाहे पत्थर चला भी गया हो, वॉल, मेरा मतलब है तुम जानते हो कौन। उसे वोल्डेमॉर्ट कहकर बुलाओ हैरी। हमेशा चीजों को नाम लेकर पुकारो। नाम का डर उस चीज के डर को बढ़ा देता है। हाँ सर, तो वोल्डेमॉर्ट वापस आने के लिए दूसरे तरीके आजमाएगा, है ना? मेरा मतलब है वह खत्म नहीं हुआ है ना? नहीं हैरी, वह खत्म नहीं हुआ है। वह अब भी कहीं पर है, शायद किसी दूसरे शरीर की तलाश में जिसमें वह रह सके। चूंकि वह सचमुच जीवित नहीं है, इसलिए उसे मारा नहीं जा सकता। उसने क्विरल को मरने के लिए छोड़ दिया। वह अपने समर्थकों के प्रति भी उतना ही कम दया दिखाता है जितनी कि दुश्मनों के प्रति। बहरहाल हैरी, हालांकि तुमने उसकी वापसी को थोड़े समय के लिए टाल दिया है, परंतु इसमें किसी और की जरूरत होगी जो अगली बार भी ऐसी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो जिसमें हार तय दिख रही हो। और अगर उसे बार बार रोका जाएगा, बार बार, तो वह शायद कभी ताकत हासिल नहीं कर पाएगा। हैरी ने सिर हिलाया, परंतु तत्काल रुक गया क्योंकि इससे उसका सिर दुखने लगा था। फिर उसने कहा, सर, कुछ बातें हैं जो मैं जानना चाहता हूँ, अगर आप मुझे बता सकें। ऐसी बातें जिनके बारे में मैं सच्चाई जानना चाहता हूँ। सच्चाई? डंबलडोर ने आह भरी। ये एक सुंदर और भयानक चीज है, और इसलिए इसके बारे में बहुत सावधानी रखनी चाहिए। बहरहाल, मैं तुम्हारे सवालों का जवाब दूंगा,
जब तक कि जवाब ना देने के पीछे बहुत अच्छा कारण ना हो, और ऐसी स्थिति में मैं तुमसे माफी मांग लूंगा। ये तय है कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा। ठीक है। वोल्डेमॉर्ट ने कहा था कि उसने मेरी माँ को सिर्फ इसलिए मारा क्योंकि उन्होंने मुझे मारने से रोका था। आ, परंतु वह मुझे क्यों मारना चाहता था? डंबलडोर ने इस बार बहुत गहरी आह भरी। ओह, तुमने जो पहली चीज पूछी है वह मैं तुम्हें नहीं बता सकता। आज नहीं, अभी नहीं। तुम्हें पता चल जाएगा एक दिन। अभी इस बात को अपने दिमाग से निकाल दो हैरी। जब तुम बड़े हो जाओगे, मैं जानता हूँ कि तुम्हें ये सुनकर बहुत बुरा लग रहा होगा, जब तुम तैयार हो जाओगे तो तुम जान जाओगे। और हैरी जानता था कि बहस करने का कोई फायदा नहीं था। परंतु क्विरल मुझे क्यों नहीं छू सकता था? तुम्हारी माँ ने तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान दी थी। अगर कोई ऐसी चीज है जिसे वोल्डेमॉर्ट नहीं समझ सकता, तो वह है प्रेम। उसे वह एहसास नहीं था कि प्रेम जब शक्तिशाली होता है, जैसा तुम्हारी माँ का तुम्हारे प्रति था, तो वह अपनी निशानी छोड़ जाता है। दाग नहीं, ना ही कोई दिखाई देने वाला चिन्ह। अगर कोई हमें इतनी गहराई से प्रेम करता हो, तो चाहे हमें प्रेम करने वाला गुजर भी जाए, फिर भी हमें हमेशा के लिए कुछ सुरक्षा मिल जाती है। ये तुम्हारी त्वचा में समाया हुआ है। क्विरल नफरत, लोभ और महत्वाकांक्षा से भरा था, और वोल्डेमॉर्ट के साथ आत्मा बांटे हुए था, और इसी कारण वह तुम्हें छू नहीं सकता था। जिसकी त्वचा पर इतनी अच्छाई का चिन्ह हो, उसे छूने में भी ऐसे आदमी को भयानक पीड़ा होती है। डंबलडोर अब खिड़की पर बाहर बैठी एक चिड़िया में बहुत दिलचस्पी दिखा रहे थे, जिससे हैरी को चादर पर अपनी आंखें पोंछने का समय मिल गया। जब हैरी की आवाज वापस आई तो उसने पूछा, और अदृश्य चोगा, क्या आप जानते हैं वो मुझे किसने भेजा था? हाँ, तुम्हारे डैडी उसे मेरे पास छोड़ गए थे, और मैंने सोचा कि तुम उसे पसंद करोगे। डंबलडोर की आंखों में चमक आ गई। उपयोगी चीज है। तुम्हारे डैडी जब यहाँ थे तो वे खास तौर पर किचन में छुप कर जाते और भोजन चुराने के लिए उसका इस्तेमाल करते थे। और कुछ भी है? पूछो। क्विरल ने कहा था कि स्नेप। प्रोफेसर स्नेप, हैरी। हाँ, वही। क्विरल ने कहा था कि वे मुझसे इसलिए नफरत करते हैं क्योंकि वे मेरे डैडी से नफरत करते थे। क्या ये सच है? देखो, वे एक दूसरे से चिढ़ते थे, कुछ हद तक उसी तरह जिस तरह तुम और मिस्टर मैलफॉय एक दूसरे से चिढ़ते हो। और फिर तुम्हारे डैडी ने एक ऐसा काम किया जिसे स्नेप कभी माफ नहीं कर पाए। क्या? उन्होंने उनकी जान बचाई थी। क्या? हाँ, डंबलडोर ने सपनीली आवाज में कहा। अजीब है, लोगों के दिमाग किस तरह सोचते हैं, है ना? प्रोफेसर स्नेप तुम्हारे डैडी के कर्जदार बने रहना सहन नहीं कर सके। मुझे विश्वास है कि इस साल उन्होंने तुम्हारी सुरक्षा करने में इतनी ज्यादा मेहनत इसलिए की क्योंकि उन्हें लगा कि इससे उनका और तुम्हारे डैडी का हिसाब बराबर हो जाएगा। फिर वे चैन से तुम्हारे डैडी की याद से नफरत कर सकेंगे। हैरी ने इसे समझने की कोशिश की, परंतु इससे उसका सिर चकराने लगा, इसलिए उसने कोशिश करना छोड़ दिया। और सर, एक और चीज है। बस एक और। मैंने दर्पण में से पत्थर को किस तरह बाहर निकाला? आहा, अब मुझे खुशी है कि तुमने मुझसे ये सवाल पूछा। ये मेरे बेहतरीन विचारों में से एक था, और तुमसे सच कहूं तो ये कोई छोटी बात नहीं है। देखो, केवल वही जो पत्थर को खोजना चाहता है, परंतु उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहता, उसी को वह पत्थर मिल सकता था। वरना वे सिर्फ उसमें अपने आप को सोना बनाते या आयु बढ़ाने वाला अमृत पीते देखते। मेरा दिमाग कई बार मुझे भी हैरान कर देता है। अब सवाल बहुत हो चुके। मैं सुझाव दूंगा कि तुम इन मिठाइयों पर शुरू हो जाओ। आहा, बर्टी बॉट की हर स्वाद की टॉफियाँ। दुर्भाग्य से बचपन में मैंने उल्टी के स्वाद वाली एक टॉफी खा ली थी, और तब से उनमें मेरी रुचि कम हो गई है। परंतु मुझे लगता है कि अब मैं सुरक्षित तरीके से एक अच्छी सी टॉफी खा सकता हूँ। वे मुस्कुराए और उन्होंने एक सुनहरी भूरी टॉफी अपने मुंह में डाली। फिर ऐसा लगा जैसे उनका गला रुक गया हो, और उन्होंने कहा, अरे, कान का मैल। हॉस्पिटल की मैट्रन मैडम प्रॉम्फ्री भली परंतु बहुत सख्त महिला थी। बस 5 मिनट, हैरी ने आग्रह किया। बिल्कुल नहीं, आपने प्रोफेसर डम्बलडोर को आने दिया था। जाहिर है, वे हेडमास्टर हैं, उनकी बात अलग है। तुम्हें आराम की जरूरत है। मैं आराम ही तो कर रहा हूँ, देखिए, लेटा हुआ हूँ। मान भी चाहिए मैडम प्रॉम्फ्री। अच्छा, ठीक है, उन्होंने कहा, परंतु सिर्फ 5 मिनट। और उन्होंने रॉन और हरमाइनी को अंदर आने दिया। हैरी,
ऐसा लग रहा था कि हरमाइनी एक बार फिर उसे अपनी बाहों में लेना चाहती थी, परंतु हैरी खुश था कि उसने अपने आप को ऐसा करने से रोक लिया, क्योंकि हैरी का सिर अब भी बहुत दर्द कर रहा था। अरे हैरी, हमें तो लग रहा था कि तुम जिंदा नहीं बचोगे। डंबलडोर इतने चिंतित थे। पूरा स्कूल इस बारे में बात कर रहा है, रॉन ने कहा। सचमुच क्या हुआ था? ये उन दुर्लभ अवसरों में से एक था जब सच्ची कहानी उड़ाई जाने वाली अफवाहों से ज्यादा आश्चर्यजनक और रोमांचक थी। हैरी ने उन्हें सब कुछ बता दिया। क्विरेल, दर्पण, पत्थर और वोल्डेमॉर्ट। रॉन और हरमाइनी बहुत अच्छे श्रोता थे। वे सही जगहों पर हैरान हुए, और जब हैरी ने उन्हें बताया कि क्विरेल की पगड़ी के नीचे क्या था, तो हरमाइनी जोर से चीखी। तो पत्थर चला गया है, रॉन ने अंत में कहा। फ्लेमेल मरने वाले हैं। यही मैंने कहा था, परंतु डंबलडोर का विचार था कि उन्होंने क्या कहा था, एक अच्छी तरह संतुलित मस्तिष्क वाले आदमी के लिए मौत अगला महान रोमांचक अभियान होती है। मैं हमेशा कहता था कि वे थोड़े खिसके हुए हैं, रॉन ने कहा, और वह काफी प्रभावित हुआ कि उसका हीरो कितना पागल था। तो तुम दोनों के साथ क्या हुआ? हैरी ने पूछा। मैं सही सलामत वापस लौट गई, हरमाइनी ने कहा। रॉन को होश में लाई। इसमें थोड़ा समय लगा, और हम लोग डंबलडोर से संपर्क करने के लिए उल्लू खाने की तरफ भाग ही रहे थे कि तभी वे हमें प्रवेश हॉल में मिले। वे पहले से ही जानते थे। उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा, हैरी उसके पीछे गया है ना? और इसके बाद वे तीसरी मंजिल की तरफ दौड़ पड़े। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि वे तुमसे ये काम करवाना चाहते थे? रॉन ने कहा। तुम्हें तुम्हारे डैडी का चोगा भिजवाना और बाकी की चीजें? हरमाइनी फट पड़ी। अगर उन्होंने ऐसा किया है, मेरा मतलब है, ये भयानक है। तुम मर भी सकते थे। नहीं, ऐसा नहीं है, हैरी ने विचार करते हुए कहा। डंबलडोर थोड़े अजीब हैं। मुझे लगता है वे एक तरह से मुझे मौका देना चाहते थे। मैं सोचता हूँ कि वे यहाँ होने वाली लगभग हर चीज जानते हैं। मुझे लगता है कि उन्हें समझ में आ गया था कि हम कोशिश करने वाले थे, और हमें रोकने के बजाय उन्होंने हमें इतना सिखा दिया जिससे हमें मदद मिल सके। मैं नहीं सोचता कि ये सहयोग ही था जिसके द्वारा उन्होंने मुझे ये पता लगाने दिया कि दर्पण किस तरह काम करता है। मुझे लग रहा है उन्होंने ये सोचा होगा कि मुझे वोल्डेमॉर्ट का सामना करने का अधिकार था, बशर्ते मैं ऐसा कर पाऊं। हाँ, डंबलडोर थोड़े खिसके हुए तो हैं। ठीक है, रॉन ने गर्व से कहा। सुनो, साल की आखिरी दावत कल हो रही है। तुम्हें कल के लिए तैयार रहना है। पॉइंट आ चुके हैं, और जाहिर है नाग शक्ति जीत गया है। तुम आखिरी क्विडिच मैच में नहीं खेल पाए, और तुम्हारे बिना चील खात ने हम पर बुलडोजर चला दिया, परंतु खाना अच्छा मिलेगा। उसी समय मैडम प्रॉम्फ्री अंदर आई। तुम लोगों को लगभग 15 मिनट हो चुके हैं, अब बाहर, उन्होंने सख्ती से कहा। रात को गहरी नींद लेने के बाद हैरी एक बार फिर लगभग सामान्य महसूस करने लगा। मैं दावत में जाना चाहता हूँ, उसने मैडम प्रॉम्फ्री से कहा, जब वे उसके मिठाई के बहुत से डब्बों को जमा रही थी। मैं जा सकता हूँ, है ना? प्रोफेसर डंबलडोर कहते हैं कि तुम्हें जाने की इजाजत दे देनी चाहिए, उन्होंने नाक सिकोड़ते हुए कहा, जैसे उनके विचार से प्रोफेसर डंबलडोर को यह पता नहीं था कि दावतें कितनी खतरनाक हो सकती हैं। और तुमसे कोई और मिलने भी आया है? अच्छा, हैरी ने कहा। कौन है? वह पूछ ही रहा था कि तभी हैग्रिड दरवाजे में से अंदर घुसा। हमेशा की तरह कमरे के अंदर हैग्रिड बहुत बड़ा दिख रहा था, इतना बड़ा कि ऐसा लगता था उसे अंदर आने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। वह हैरी के पास बैठ गया, उसकी तरफ एक बार देखा और फिर फूट फूट कर रोने लगा। ये सब हमारी गलती है, वह अपने चेहरे को हाथों से छुपाकर सुबक रहा था। हमने उस बुरे आदमी को बताया कि फ्लफी को पार कैसे किया जाए। हमने उसे बताया, यही वह इकलौती चीज थी जो वह नहीं जानता था, और हमने उसे बता दिया। तुम मर भी सकते थे, और ये सब सिर्फ एक ड्रैगन के अंडे के लिए। हम फिर कभी शराब नहीं पिएंगे। हमें बाहर निकाल देना चाहिए और मगलुओं की तरह जिंदगी गुजारने के लिए छोड़ देना चाहिए। हैग्रिड, हैरी ने कहा। हैग्रिड को दुख और पश्चाताप के कारण कांपते देखकर वह सदमे में था, क्योंकि हैग्रिड के बड़े बड़े आंसू बहकर उसकी दाढ़ी में जा रहे थे। हैग्रिड, उसने किसी तरह ये पता लगा ही लिया होता। हम लोग वोल्डेमॉर्ट के बारे में बात कर रहे हैं। अगर तुमने उसे नहीं भी बताया होता तो भी उसने पता लगा लिया होता। तुम मर भी सकते थे, हैग्रिड सुबका, और उसका नाम मत लो। वोल्डेमॉर्ट, हैरी चीखा, और हैग्रिड को इतना धक्का लगा कि उसने रोना बंद कर दिया। मैं उससे मिल चुका हूँ, और मैं उसे उसके नाम से बुला रहा हूँ। मेहरबानी करके अब खुश हो जाओ हैग्रिड। हमने पारस पत्थर को बचा लिया। अब पत्थर नष्ट हो चुका है। वोल्डेमॉर्ट उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। चॉकलेट का मेंढक खाओ, मेरे पास बहुत सारे हैं।
हैग्रिड ने अपने हाथ के पिछले हिस्से से अपनी नाक पोंछी और कहा, इससे हमें याद आया, हम तुम्हारे लिए एक तोहफा लाए हैं। सैंडविच तो नहीं? हैरी ने चिंता से पूछा और अंत में हैग्रिड के चेहरे पर एक कमजोर मुस्कान आ गई। नहीं, डंबलडोर ने ये काम करने के लिए कल हमें पूरे दिन की छुट्टी दी थी। जाहिर है उन्हें ऐसा करने के बजाय हमें नौकरी से निकाल देना चाहिए था। बहरहाल हम तुम्हारे लिए ये लाए हैं। ये एक सुंदर चमड़े के कवर वाली किताब थी। हैरी ने उत्सुकता से उसे खोला। उसमें जादूगरों के फोटो थे। उसके मम्मी डैडी हर पेज से उसकी तरफ मुस्कुराते और हाथ हिलाते हुए दिख रहे थे। तुम्हारे मम्मी डैडी के स्कूल के पुराने दोस्तों के पास उल्लू भेजे और उनसे फोटो मंगवाए। जानते थे कि तुम्हारे पास एक भी नहीं होगा। क्या तुम्हें ये तोहफा पसंद आया? हैरी बोल नहीं पाया, परंतु हैग्रिड समझ गया। उस रात साल की आखिरी दावत में हैरी अकेला ही नीचे गया। उसे मैडम पॉम्फ्री ने फालतू की चिंता करके रोक रखा था। वे उसका आखिरी चेकअप करने पर जोर दे रही थी, इसलिए जब वह दावत में पहुंचा तो बड़ा हॉल पहले ही भर चुका था। ये नागशक्ति के हरे और सफेद रंग में सजा था, क्योंकि नागशक्ति ने लगातार 7वें साल हाउस कप जीत लिया था। एक बड़े बैनर पर बना नागशक्ति का सांप ऊंची टेबल के पीछे दीवार पर दिख रहा था। जब हैरी अंदर आया तो अचानक खामोशी छा गई और फिर सभी ने तत्काल जोर जोर से बोलना शुरू कर दिया। वह गरुड़ द्वार की टेबल पर रॉन और हरमाइनी के बीच की सीट पर बैठ गया और उसने इस बात को अनदेखा करने की कोशिश की कि लोग उसकी तरफ देखने के लिए खड़े हो रहे हैं। सौभाग्य से कुछ ही देर में डंबलडोर आ गए। शोरगुल बंद हो गया। एक और साल गुजर गया, डंबलडोर ने खुशनुमा आवाज में कहा। इससे पहले कि हम स्वादिष्ट दावत में अपने दांत गड़ाएं, मैं आपको एक बूढ़े आदमी की बकवास सुनाकर बोर करना चाहूंगा। ये साल भी क्या साल था। आशा है कि आपके दिमाग अब पहले से ज्यादा भरे होंगे। आपके सामने पूरी गर्मियां पड़ी हैं ताकि आप इन्हें अगला साल शुरू होने से पहले खाली और बढ़िया कर सके। अब जैसा मैं समझता हूँ, हाउस कप का पुरस्कार दिया जाना है और पॉइंट्स की स्थिति कुछ इस प्रकार है। गरुड़ द्वार 312 पॉइंट्स के साथ चौथे स्थान पर है। मेहनतकश 352 पॉइंट के साथ तीसरे स्थान पर है। चीलघात के हैं 426 पॉइंट और नागशक्ति के 472 पॉइंट। नागशक्ति की टेबल से तालियों और पैर पटकने का तूफान सा उठा। हैरी देख सकता था कि ड्रैको मैलफॉय अपने प्याले को टेबल पर बजा रहा था। ये बहुत बेहुदा दृश्य था। हाँ हाँ, शाबाश नागशक्ति, डंबलडोर ने कहा। बहरहाल हाल की घटनाओं पर भी ध्यान देना होगा। कमरा बहुत शांत हो गया। नागशक्ति के विद्यार्थियों की मुस्कुराहटें थोड़ी धुंधली हो गईं। आह, डंबलडोर ने कहा, मुझे कुछ आखिरी पॉइंट देने हैं। मुझे देखने दें। हाँ, सबसे पहले मिस्टर रोनाल्ड वीजली को। रॉन का चेहरा बैंगनी हो गया। वह उस मूली की तरह दिख रहा था जो सूरज की रोशनी में जल गई हो। हॉगवर्ट्स में बहुत सालों के बाद देखे गए शतरंज के बेहतरीन खेल के लिए मैं गरुड़द्वार को 50 पॉइंट देता हूँ। गरुड़द्वार की तालियों ने जादू की छत को लगभग उठा दिया। ऊपर चमक रहे सितारे हिलते दिख रहे थे। पर्सी दूसरे प्रीफिक्स को बता रहा था, मेरा भाई है, मेरा सबसे छोटा भाई। मैगोनिकल के दैत्याकार शतरंज बोर्ड के पार चला गया। आखिरकार एक बार फिर खामोशी छा गई। इसके बाद मिस हरमाइनी ग्रेंजर को आग के सामने शीतल बुद्धि का इस्तेमाल करने के लिए मैं गरुड़द्वार हाउस को 50 पॉइंट देता हूँ। हरमाइनी ने अपना चेहरा अपने हाथों में छिपा लिया। हैरी को विश्वास था कि वह रोने लगी थी। टेबल पर गरुड़द्वार के विद्यार्थी होश में नहीं थे। उन्हें 100 पॉइंट मिल गए थे। तीसरे मिस्टर हैरी पॉटर को, डंबलडोर ने कहा। कमरे में कब्रिस्तान जैसी शांति छा गई। अद्भुत साहस और आत्मबल के लिए मैं गरुड़द्वार हाउस को 60 पॉइंट देता हूँ। शोर कान फोड़ू होने लगा था। जो लोग गला फाड़ कर चिल्लाते हुए जोड़ सकते थे, वे जानते थे कि गरुड़द्वार के अब 472 पॉइंट्स हो गए थे, ठीक उतने ही जितने नागशक्ति के थे। हाउस कप के लिए दोनों में ड्रॉ हो गया था। काश डंबलडोर ने हैरी को सिर्फ 1 पॉइंट ज्यादा दे दिया होता। डंबलडोर ने अपना हाथ उठाया। कमरा धीरे धीरे फिर शांत हो गया। बहादुरी कई तरह की होती है, डंबलडोर ने मुस्कुराते हुए कहा। अपने दुश्मनों का सामना करने के लिए बहुत बहादुरी की जरूरत होती है, परंतु अपने दोस्तों का सामना करने के लिए उतनी ही बहादुरी की जरूरत होती है। इसीलिए मैं मिस्टर नेविल लॉन्गबॉटम को 10 पॉइंट देता हूँ। बड़े हॉल के बाहर खड़े किसी आदमी को यह लग सकता था कि अंदर किसी तरह का विस्फोट हो गया था, क्योंकि गरुड़द्वार की टेबल से बहुत तेज आवाजें आ रही थी। हैरी, रॉन और हरमाइनी चिल्लाते हुए खड़े होकर तालियां बजा रहे थे, जबकि नेविल
जो सदमे से सफेद हो गया था, गायब हो गया, क्योंकि बहुत से लोग उसे गले लगाने के लिए उसके ऊपर कूद पड़े। उसने इससे पहले कभी गरुड़द्वार के लिए कभी एक पॉइंट भी नहीं जीता था। हैरी अब भी तालियां बजा रहा था और उसने रॉन को छूकर मैलफॉय की तरफ इशारा किया, जो इतना स्तब्ध और आतंकित दिख रहा था जैसे उस पर पूर्ण शरीर बंधन का प्रयोग कर दिया गया हो। जिसका मतलब है, डंबलडोर ने तालियों के तूफान के ऊपर बोलते हुए कहा, क्योंकि चीलखात और मेहनतकश भी नागशक्ति के पतन पर खुश हो रहे थे, कि हमें सजावटों को थोड़ा सा बदलने की जरूरत है। उन्होंने ताली बजाई। एक पल में हरे पर्दे लाल हो गए और चांदी सोने में बदल गई। बड़ा नागशक्ति सर्प गायब हो गया और उसकी जगह गरुड़ द्वार के बड़े सिंह ने ले ली। इसने प्रोफेसर मैगोनिगल से हाथ मिला रहा था और उसके चेहरे पर बेबसी की भयानक मुस्कुराहट थी। उसकी नजरें हैरी से मिली और हैरी तत्काल जान गया कि उसके प्रति स्नेप की भावनाएं जरा भी नहीं बदली हैं। इससे हैरी को कोई चिंता नहीं हुई। ऐसा लग रहा था जैसे अगले साल जिंदगी सामान्य पटरी पर वापस आ जाएगी, कम से कम उतनी सामान्य जितनी ये हॉगवर्ट्स में हो सकती थी। ये हैरी की जिंदगी की सबसे अच्छी शाम थी, क्विडिच में जीतने या क्रिसमस या दैत्य को बेहोश करने से भी अच्छी। वह आज की रात को कभी कभी नहीं भूल पाएगा। हैरी लगभग भूल गया था कि परीक्षा परिणाम अब भी आने थे, परंतु वे आ गए। उसे बहुत आश्चर्य हुआ कि रॉन और वह अच्छे नंबरों से पास हो गए। जाहिर था फर्स्ट ईयर की क्लास में उस साल हरमाइनी के सबसे ज्यादा नंबर आए, यहाँ तक कि नेविल भी पास हो गया। जड़ी बूटियों का ज्ञान के उसके अच्छे नंबरों ने उसके जादुई काढ़े के बुरे नंबरों को संतुलित कर दिया। उन्हें आशा थी कि गोयल, जो उतना ही मूर्ख था जितना कि नीच, फेल हो जाएगा, परंतु वह भी पास हो गया। ये शर्म की बात थी, परंतु जैसा रॉन ने कहा, आपको जिंदगी में सारी चीजें एक साथ नहीं मिल सकती। और अचानक उनके वार्डरोब खाली हो गए, उनके संदूक पैक हो गए। नेवल का मेंढक बाथरूम के एक कोने में छुपा पाया गया। सारे विद्यार्थियों को चिट्ठियां दे दी गईं, जिनमें ये चेतावनी थी कि वे छुट्टियों में जादू का प्रयोग नहीं करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि वे ये चेतावनी देना भूल जाएंगे, फ्रेड वीजली ने दुखी होते हुए कहा। हैग्रिड उन्हें नाव के झुंड तक ले जाने के लिए आया, जो उन्हें झील के पार ले गई। वे लोग हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस में चढ़ गए और बातें करते तथा हंसते हुए जा रहे थे, जब ट्रेन के बाहर का देहाती दृश्य अधिक हरा और साफ सुथरा हो गया। मगलू शहरों के पास से तेजी से गुजरते हुए वे बर्टी बॉट की हर स्वाद की टॉफियां खा रहे थे। उन्होंने अपने जादूगरों वाले कपड़े उतार दिए और जैकेट तथा कोट पहन लिए। आखिरकार वे किंग्स क्रॉस स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 9:45 पर उतर गए। प्लेटफॉर्म के बाहर जाने में उन लोगों को थोड़ा समय लगा। एक झुर्रीदार बूढ़ा गार्ड टिकट बैरियर के पास खड़ा था और उन लोगों को गेट में से 2 या 3 की संख्या में गुजरने दे रहा था, ताकि वे लोग ठोस दीवार से इकट्ठे बाहर निकलकर मगलुओं का ध्यान खींचकर उन्हें आतंकित न कर दें। तुम्हें इन गर्मियों में जरूर आना है और हमारे यहाँ रहना है, रॉन ने कहा। तुम दोनों को मैं तुम्हें उल्लू भेजूंगा। धन्यवाद, हैरी ने कहा। मुझे किसी चीज का तो इंतजार रहेगा। जब वे लोग मगलू दुनिया की तरफ जाने वाले गेट की तरफ बढ़े तो लोग उन्हें धक्का देते हुए आगे जाने लगे। उनमें से कुछ ने कहा, बाय हैरी, फिर मिलते हैं पॉटर। अब भी मशहूर हो, रॉन ने उसकी तरफ देखकर हंसते हुए कहा। जहां मैं जा रहा हूं कम से कम वहां तो नहीं हूं, मैं तुमसे वादा करता हूं, हैरी ने कहा। वह, रॉन और हरमाइनी गेट से इकट्ठे गुजरे। वह रहा मम्मी, वहां देखो देखो। ये जिनी वीजली थी, रॉन की छोटी बहन, परंतु वह रॉन की तरफ इशारा नहीं कर रही थी। हैरी पॉटर, वह चीखी। देखो मम्मी, वह रहा। शांत रहो जिनी, और इशारा करना बदतमीजी होती है। मिसेस वीजली उनकी तरफ देखकर मुस्कुराई। बहुत व्यस्त साल रहा, उन्होंने कहा। बहुत, हैरी बोला। मिसेस वीजली, कैंडी और स्वेटर के लिए धन्यवाद। अरे कोई बात नहीं डियर। तैयार हो? कि वर्णन अंकल थे, जिनका चेहरा अब भी बैंगनी था, जिनके चेहरे पर अब भी मूछें थीं और जो अब भी हैरी की हिम्मत पर गुस्सा हो रहे थे, जो सामान्य लोगों से भरे स्टेशन पर पिंजरे में उल्लू लटकाए घूम रहा था। उनके पीछे पिटूनिया आंटी और डडली खड़े थे, जो हैरी को देखते ही सहम गए। आप लोग हैरी का परिवार होंगे, मिसेस वीजली ने कहा। सिर्फ कहने के लिए, वर्णन अंकल ने कहा। जल्दी करो लड़के, हमारे पास पूरा दिन नहीं है। वे चल दिए। चलते चलते रॉन और हरमाइनी से कुछ कहने के लिए हैरी पीछे रह गया। तो गर्मियों में मिलते हैं। आशा है तुम्हारी छुट्टियां अच्छी गुजरेंगी, हरमाइनी ने वर्णन अंकल की तरफ अनिश्चितता से देखते हुए कहा। वह हैरान थी कि कोई इतना बुरा भी हो सकता है। हाँ, अच्छी गुजरेंगी, हैरी ने कहा।
और वे उसके चेहरे पर फैलती मुस्कान को देखकर आश्चर्यचकित थे। उन्हें नहीं मालूम कि हमें घर पर जादू करना मना है। मैं इस गर्मियों में डडली के खूब मजे लूंगा।